नमस्कार साथियों, कैसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के व्याख्यान में हम आपके लिए लेकर आए हैं किताब घर का पिटारा। साथियों, अब तक 21 किताबों का हमने किताब घर के पिटारे में विवेचन किया है। ये 22वीं पुस्तक है और इस पुस्तक का शीर्षक है मंडल कमीशन, राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पहल। साथियों, इस पुस्तक को अगर एक छोटे उपशीर्षक के रूप में देखें तो वह शीर्षक होगा ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसके नाम से जिसे जाना जाता है, उसके पिछड़ेपन की समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। इस पर ये एक प्रतिवेदन है जो भूमिकार अनुवाद के रूप में सत्येंद्र पीएस के द्वारा और प्रस्तावना जस्टिस पीबी सावंत के द्वारा लिखी गई है। तो आइए साथियों, बातचीत करते हैं। किताब घर के पिटारे में आपका स्वागत है और इस पुस्तक को हम अध्यायवार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जिसे अदर बैकवर्ड क्लास और अदर बैकवर्ड कम्युनिटी के रूप में, समुदाय के रूप में जाना जाता है, उसकी 1931 की जनगणना के अनुसार 52% जनसंख्या थी। वह लगभग वर्तमान में 60% है, जो कि 1931 के बाद जनगणना में शामिल नहीं रहा है, जनगणना का विषय प्रश्नावली सूची में। और सबसे बड़ी जो तकलीफ देने वाली बात है, वो एक छोटे से उदाहरण से मैं कहूँ कि हिरण और शेर की ये जंगल की सी कहानी है, जिसे हिंदुस्तान का जंगल कहते हैं, भारत का जंगल कहते हैं, इंडिया का जंगल कहते हैं। इस जंगल में हिरणों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अन्य प्राणियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, शेरों की संख्या कम है और इसलिए शेर शताब्दियों से शासन करते आ रहे हैं और हिरण उस शेर के शिकार से बचने के लिए दौड़ने की तरकीब और युक्ति को फॉलो कर रहा है, परंतु उसे नहीं मालूम वह कितना ही दौड़े, शेर का शिकार उसे होना ही पड़ेगा, उसे युक्ति बदलनी पड़ेगी। ओबीसी की भी कमोबेश यही स्थिति है कि वह इस शेर से, शासनधारी शेर से, जो उसका शोषण करता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, उस शोषण से बचने के लिए वो भाग रहा है। लेकिन इस भागने से वह शोषण से बच नहीं सकता। बाबा साहब ने कहा है, धर्म और गुलामी ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ओबीसी के हिरणों की यही समस्या है कि वो धर्म छोड़ना नहीं चाहते और इसलिए गुलामी उनको नहीं छोड़ना चाहती है। दोनों के बीच पूरक का संबंध बना हुआ है। साथियों, इस पुस्तक के पीछे के पृष्ठ पर जो लिखी गई बात है वो बड़ी ही गौर करने लायक है और जिसे मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। ये यहाँ पर है। भारतीय समाज और राजनीति को जिन घटनाओं ने सबसे ज़्यादा बदला है, उनमें मंडल कमीशन की रिपोर्ट का स्थान बहुत ऊपर है। भारत में आज़ादी के बाद के इतिहास को मंडल कमीशन के पहले का भारत और मंडल कमीशन के बाद का भारत जैसे कालखंडों में बांटा जा सकता है। ओबीसी कम्युनिटी के लिए, बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मंडल मंडल टू और मंडल टू के बाद, यानी बेसिक रूप से मंडल कमीशन और मंडल कमीशन के बाद और पहले का भारत अपने आप में विचित्र। ये दुर्भाग्य की बात है कि जिसे ओबीसी का लाभ मिला है, जो ओबीसी कम्युनिटी में है, उसे अपनी ही ओबीसी कम्युनिटी के बारे में कुछ नहीं मालूम। साथियों, साफ साफ लिखा है। ये आश्चर्यजनक है कि जिस रिपोर्ट का इतना असर है उसे बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो मेरा व्याख्यान सुन रहे हैं, शायद ही उसमें से कोई जीवित जंतु होगा जिसने इस रिपोर्ट को पढ़ा होगा। ये रिपोर्ट सरकारी दफ्तरों में सिमट कर रह गई। इस रिपोर्ट का सरकार ने हिंदी अनुवाद तो कराया, लेकिन उसकी भाषा इतनी सरकारी और कठिन है कि उसे पढ़ना और समझना मुश्किल है। यह किताब ओबीसी कम्युनिटी के लिए उसी कमी को पूरा करने की कोशिश है। इस किताब को पढ़ने से ही पता चलेगा कि मंडल कमीशन की अब तक सिर्फ 2 सिफारिशें लागू हुई हैं। वह हिरणों का तबका जो संख्या में ज़्यादा है, जैसे हाल ही में गुजरात के द्वारका में यादव समाज की 37,000 महिलाओं के द्वारा महारास रचा गया। लेकिन धर्म और गुलामी की इन हिरणों को ये नहीं पता कि धर्म और गुलामी साथ नहीं रह सकती। अगर वो साथ रहती हैं तो धर्म को मानने वाले वो गुलाम कभी भी गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते।
इसलिए 37,000 महिलाओं में से 37 महिलाएं भी आगे नहीं आई जब महिला आरक्षण वंदन अधिनियम में इन सभी कैटेगरी की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है जो मैंने पहले ही बता दिया आपको। 38 सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं। आपको पता होना चाहिए कि 38 सिफारिशें कौन सी हैं। ओबीसी को भी प्रमोशन में आरक्षण और निजी क्षेत्र में आरक्षण की सिफारिश मंडल कमीशन ने की थी। केवल सरकारी नहीं, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण और पदोन्नति में आरक्षण, ये कमीशन की रिकमेंडेशन थी 38 में से, जिनको आज तक स्वीकार नहीं किया गया है। मंडल कमीशन ने ये कहा था कि भारत में जातिवार जनगणना होनी चाहिए, आज तक नहीं हुई है। कुछ राज्यों में जो सामाजिक न्याय के पैरोकार हैं उन्होंने इसे शुरू किया है। भारत में जातिवार जनगणना होनी चाहिए ताकि नीतियों को आंकड़ों और तथ्यों का आधार मिल सके और सामाजिक न्याय को सही मायने में लागू किया जा सके। आइए साथियों, इस किताब के लिए दिलीप मंडल का कमेंट है, देश के हर नागरिक के लिए एक बेहद जरूरी किताब। ओबीसी की कम्युनिटी की विशेष उन छात्रों को जिन्होंने आरक्षण का लाभ लेकर महाविद्यालय विश्वविद्यालय सेवाओं में प्रवेश किया है, उनको तो कम से कम इसे पढ़ना ही चाहिए और जिंदा होने का सबूत उनको देना चाहिए। आइए साथियों विचार करते हैं विशेष सूची। इस पुस्तक की प्रस्तावना जस्टिस पीवी सावंत के द्वारा लिखी गई है। भूमिका सत्येंद्र पीएस के द्वारा लिखी गई है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, जिस पर हम बात करेंगे। खंड 1 में मुख्य रिपोर्ट और सिफारिशें, अग्रेषण पत्र, संयोजन और विचारार्थ को अभिव्यक्त किया गया है। अध्याय 1 से लेकर 14 तक इस पुस्तक को विभाजित किया गया है। पहला जो अध्याय है वह पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से, दूसरा कुछ राज्यों में अन्य पिछड़े वर्ग की स्थिति, तीसरा कार्य प्रणाली और डेटाबेस को बताया गया है। चौथे अध्याय में सामाजिक पिछड़ापन और जाति के बारे में बताया गया है। 5वें अध्याय में जाति का सामाजिक गति विज्ञान को अभिव्यक्त किया गया है। 6वें अध्याय में सामाजिक न्याय, योग्यता और विशेषाधिकार को बताया गया है। 7वें अध्याय में सामाजिक न्याय, संविधान और कानून के बारे में। 8वें अध्याय में पिछड़े वर्ग के कल्याणकारी कार्यों में उत्तर दक्षिण की तुलना के बारे में। 9वें अध्याय में केंद्र राज्य सरकारों की ओर से साक्ष्यों के बारे में। 10वें अध्याय में जनता से जुटाए गए साक्ष्यों के बारे में। 11वें अध्याय में सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्र सर्वेक्षण और पिछड़ेपन के मापदंड के बारे में। 12वें अध्याय में पिछड़े वर्ग की पहचान के बारे में। 13वें अध्याय में सिफारिशें हैं और 14वें अध्याय में रिपोर्ट का सारांश प्रस्तुत किया गया है। लगभग 240 प्रश्नों की रिपोर्ट है। 4 प्रश्न अन्य संलग्न किए गए हैं जो रिपोर्ट के बारे में हमें बताते हैं। आइए साथियों, इस रिपोर्ट पर और इस प्रतिवेदन पर सिलसिलेवार विचार करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आयोग और मंडल आयोग के प्रतिवेदनों को केंद्र में रखकर ऐतिहासिक काल से समसामयिक दौर तक सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि और उसके शासकीय अभिप्राय को, जिस वर्ग के लिए इसे स्थापित की जाने की कवायद आरंभ की गई, उसकी वस्तु स्थिति क्या है, इन सब को जहन में रखते हुए लिखी गई है। सामाजिक न्याय पर अब तक लिखी गई श्रेष्ठतम, प्रामाणिक और सरल रूप में संपादित पुस्तकों में से एक है मंडल कमीशन की रिपोर्ट। साथियों, यह पुस्तक भारत के हर नागरिक को पढ़नी चाहिए जो कि सामाजिक न्याय का पक्षधर रहा है और जो इसका विरोधी रहा है। नंबर 2, प्रस्तुत पुस्तक की विशेष सूची को कुल 14 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इसकी प्रस्तावना जस्टिस पीवी सावंत के द्वारा और भूमिका सत्येंद्र पीएस के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा खंड 1 में आयोग के औपचारिक प्रतिवेदनों को प्रकाशित किया गया है ताकि पाठक को कोई संदेह नहीं हो कि लेखक सामाजिक न्याय पर आवश्यकता से अधिक बल दे रहा है। ये भी साफ साफ बताया गया है। पुस्तक की प्रस्तावना में क्या लिखा उस पर हम बातचीत कर लें जरा। पुस्तक की प्रस्तावना में बताया गया है कि किसी समाज में सामाजिक व आर्थिक असमानता को ताकतवर वर्ग के द्वारा अपनी बपूती, विशेषाधिकार और प्राकृतिक अधिकार व आरक्षण के रूप में समझा जाता है, जहां सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बनी रहती है। जब ये अधिकार व आरक्षण इससे वंचित लोगों को दिया जाता है तो वह वर्ग, यानी कि शासकीय वर्ग, सत्ताधारी वर्ग, कब्जाधारी वर्ग नाराज हो जाता है। ऐसा ही हुआ है ओबीसी वर्ग को सामाजिक न्याय की नीति में शामिल करने के बाद। पश्चिम में वर्चस्व का खेल रंग के आधार पर और भारत में ये जाति या वर्ग या दोनों के आधार पर शताब्दियों से चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है। कुछ ताकतवर लोगों ने इसे हमेशा के लिए अपना प्राकृतिक अधिकार मान लिया।
भारत में ब्राह्मण पुरुषों के लिए 100% या 100% आरक्षण शताब्दियों से विद्यमान था और जिसे वे कभी खोना पसंद नहीं करते हैं। और यही कारण है कि जब ये आरक्षण 10% लोगों के हाथों से बाहर निकलने लगा तो इन्हें ये बर्दाश्त नहीं है। भारतीय शासन तंत्र कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के द्वारा शासन बनकर रह गया है। इसे सच्चे स्वरूप में स्थापित करने के लिए ही साहू जी महाराज से अंबेडकर तक और अंबेडकर से विश्वनाथ प्रताप सिंह तक सामाजिक न्याय के दामन को थामा है। कमोबेश यह देश के लिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए गरिमापूर्ण जीवन बसर करने के लिए अनिवार्य है। साथियों, ये तमाम तरह के मुद्दों पर व्यवहारिक रूप से काम करने वाला, केवल सार्वजनिक मंचों पर प्रशंसा और पीछे से कलम कसाई का व्यवहार करने वाला वह उच्च वर्ग है, और जिसकी अभिव्यक्ति आप सुनते हैं वह वर्ग जो कलम कसाई न होकर मेहनत कसाई या कमेरा जाति से होता है, वह इसी सामाजिक न्याय को ढूंढ रहा है। साथियों, पुस्तक की जो भूमिका है उसमें बाबा साहब के कथन को शामिल किया गया जो बहुत ही काबिल तारीफ है। आप इसे पढ़ेंगे तो निसंदेह आपकी जहन में भी और आपकी रूह में भी कुछ कंपन होगा। भूमिका: हिंदू धर्म में पुजारियों की व्यवस्था खत्म हो जाए। अगर यह मुमकिन नहीं है तो इसे वंशानुगत न रहने दिया जाए, यानी यह न हो कि पुजारी का बेटा पुजारी बने। जो भी हिंदू धर्म में विश्वास रखता हो, जो क्लेम करते हैं कई बार कक्षा के छात्र कि हम भी हिंदू हैं, हाउ, व्हाट इज द स्टेटस इन हिंदुइज्म, उसे पुजारी बनने का अधिकार हो। ऐसा कानून बने कि सरकार द्वारा निर्धारित परीक्षा पास किए बगैर कोई भी हिंदू पुजारी न बने, यानी 100% आरक्षण नहीं होना चाहिए। मेरिट सिस्टम और आरक्षण के माध्यम से, योग्यता के माध्यम से पुजारी होना चाहिए, क्योंकि नाई का बाल काटना, धोबी का कपड़े धोना धंधा है, तो पूजा पाठ करना भी ब्राह्मण का धंधा है और इस धंधे में सबको भागीदारी मिलनी चाहिए। सरकारी सनद होने पर ही कोई आदमी पुजारी का काम कर पाए। यदि बहुत से लोग ऐसे अलग अलग कार्य करते हैं तो क्यों न पूजा पाठ का कार्य भी सरकारी सनद के रूप में योग्यता वाले लोगों को मिलना चाहिए, न कि अयोग्य, मूर्ख और बेवकूफ़ लोगों को आनुवांशिक रूप से मिले। ऐसा कहना है B.R. अम्बेडकर, सामाजिक न्याय के महानायक। साथियों, आरक्षण 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 को लेकर तरह तरह की आपत्तियां हैं, तरह तरह की मांगे हैं। मंदिर में एक ही जाति के लिए आरक्षण होता है, ये है रिजर्वेशन। 100% ब्राह्मण पुरुषों के लिए एक ही जाति क्या, तमाम मंदिरों में एक ही परिवार का वंशानुगत आरक्षण होता है। तो जो नोशन मीडिया के द्वारा, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के द्वारा और जिनके हाथ में प्रोपोगेंडा का कंट्रोल है, उनके द्वारा आरक्षण को दूसरी दिशा में डाइवर्ट कर दिया गया। जिन्होंने आरक्षण का लाभ लेकर संस्थान में प्रवेश, उनको भी नहीं मालूम कि आरक्षण एक्चुअली है क्या। इस तरह से भारतीय सामाजिक व्यवस्था में तमाम ऐसी जातियां हैं जिनके पेशे उनकी जाति से ही स्पष्ट होते हैं। उस परिवार के मेंबर उस काम को करना चाहें या न चाहें, अगर कोई व्यक्ति उस जाति विशेष में पैदा हो गया तो उसे वह काम करना ही होगा। इसके अनेक उदाहरण हैं। नाई बाल काटने का काम करते हैं, धोबी कपड़ा धोने का काम करते हैं, कहार बर्तन मांजने का काम करते हैं, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जुलाहा कपड़े बुनने का काम, अहिर दूध बेचने का काम करते हैं, कुर्मी खेती करते हैं, कोयरी साग सब्जी उगाने व बेचने का काम करते हैं, लोहार लोहे से हसिया खुरपी आदि बनाने व बड़े लकड़ी के सामान बनाने का काम करते हैं, चौरसिया पान बेचने का काम करते हैं, पासी ताड़ी उतारते और बेचते हैं, चमार मरे जानवर की खाल उतारते हैं, डोम लाश जलाने का काम करते हैं, ब्राह्मण मंदिर में पूजा पाठ कराते हैं। इसी तरह से ये भी क्या है, एक काम है। क्षत्रिय का खेती की वसूली और युद्ध का काम था, युद्ध में तो अब नहीं, लेकिन जमीन पर अभी अधिकार है। इस तरह के अनेक उदाहरण हैं। हजारों की संख्या में जातियां हैं और उनकी जाति के मुताबिक उनका काम आरक्षित है। साथियों, ये पुस्तक कहती ये है जाति के आधार पर आरक्षण, जिसको आपको बेखूबी समझना चाहिए। अगर आप में थोड़ी बहुत बुद्धि है, निसंदेह आप बुद्धिमान हैं, तार्किक हैं और पढ़े लिखे हैं और आरक्षण का लाभ लेकर आप उच्च संस्थानों में 2008 अर्जुन सिंह के बाद आए हो, तो जरूर आपको मालूम होगा। साथियों,
आगे पुस्तक में ज्योतिबा फुले का मनुस्मृति के मानवीय उत्पत्ति, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर तार्किक सवाल और सामाजिक न्याय के प्रयास, गुलामगिरी पुस्तक व सत्य शोधक समाज की विवेचना की गई है। गुलामगिरी पुस्तक में क्या लिखा हुआ ये मैंने पहले बता दिया, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरी पुस्तक मैंने वीडियो में अपलोड कर रखी है, बताया है उसमें क्या क्या लिखा है। वो निसंदेह सामाजिक क्रांति की बाइबल है। कोल्हापुर महाराज छत्रपति साहू महाराज का सामाजिक न्याय का प्रयास करना, अछूतों के लिए प्रयास करना, छात्रवृत्ति देना जिसमें अंबेडकर भी शामिल थे, आरक्षण देना, पहली बार 1901 में सरकारी सेवाओं में राजा शासन आदेश में छत्रपति साहू महाराज ने व्यवस्था शुरू की। बाद में पूना पैक्ट अंबेडकर के द्वारा और संविधान द्वारा, फिर काका कालेलकर कमीशन के द्वारा इसको रिजेक्ट किया गया और बाद में वीपी मंडल कमीशन के द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया। अंबेडकर का सहयोग, शिक्षण संस्थाओं की शुरुआत, तिलक द्वारा प्रतिरोध करने इत्यादि का उल्लेख साफ साफ पंडित रमाबाई से लेकर, ज्योतिबा फुले से लेकर, सावित्रीबाई फुले से लेकर बेगम रुखैया तक, जिन्होंने भी महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा, अछूत शिक्षा, महार शिक्षा, मांग शिक्षा को बढ़ावा दिया, उनका उस समय बाल गंगाधर तिलक ने जबरदस्त प्रतिरोध किया, जो साफ साफ शिक्षा, महिला और सुधार के बिल्कुल खिलाफ थे। इसीलिए उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुधार का तानाशाह भी कहा जाता है, जिसे वैलेंटाइन सिरोल ने शांति का जनक भी कहा अपनी पुस्तक में। ये पुस्तक भी मैंने किताब घर के पिटारे में अपलोड की है। इसके बाद पूना पैक्ट, गांधी की भूख हड़ताल की चालाकी, संविधान में अछूतों व आदिवासियों को राजनीतिक व सार्वजनिक आरक्षण मिलना, काका कालेलकर द्वारा दुर्भावनापूर्ण गलत प्रतिवेदन 1953-55 में दिया गया, काला कालेलकर कमीशन का गठन हुआ, सरकार द्वारा इसे कचरे की टोकरी में फेंक दिया गया। ये रही ओबीसी की पहली स्थिति। संविधान लागू होने के 3 साल बाद कमीशन बनाया गया। कमीशन ने 2 साल बाद रिपोर्ट दी। रिपोर्ट को जिम्मेदार होने का रखा गया, लेकिन रिपोर्ट पर कोई बात नहीं और उसे कचरे की डस्टबिन में, टोकरी में फेंक दिया गया। ये है ओबीसी की रियलिटी, जो अपने आप को लोकतंत्र में ज़्यादा संख्या में मानते हैं। 1931 में 52% 100 साल होने वाले हैं। उन हिरणों की ये दुर्दशा है। तो क्यों ओबीसी, जिसे बैकवर्ड कहा जाता है, आज भी बैकवर्ड है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ऊपर से और उनके अपने आप में से आता है। साथियों, आगे जब हम बढ़ते हैं तो कुछ बातें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। शाह ने पिछड़ेपन की जाति से जोड़ने का विरोध किया। उन्होंने जाति के आधार पर पदों पर आरक्षण का भी विरोध किया। यह है उस कमीशन की बात। दूसरी ओर डीएस चौरसिया ने, जो मेंबर थे, 67 पेज के असहमति नोट में जाति को पिछड़े वर्ग का मानदंड बनाए जाने का पुरजोर समर्थन किया था। टी मरियप्पा का असहमति नोट सिर्फ 2 जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल किए जाने को लेकर था। काका कालेलकर का रुख गोलमाल था। इस तरह से देखें, इस आयोग के सदस्यों ने कहीं से निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार नहीं की, न तो पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए कोई कवायद की, न आरक्षण दिए जाने का कोई आधार देखा। अपनी अपनी जातीय लोकेशन के मुताबिक आयोग के सदस्यों ने रिपोर्ट लिखी। पिछड़े वर्ग से जुड़े सदस्य ने यह दिखाया कि जातीय आधार पर भारत में शोषण होता है, लोगों के काम तय हैं। बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि समाज में जातीय आधार पर लोगों की पढ़ाई लिखाई सेवाओं से वंचित किया गया है। काका कालेलकर ने कोई असहमति नोट नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने अपनी जातीय कुंठा को राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट की भूमिका में भरपूर दिखाई, इस हद तक कि वह रिपोर्ट ही कूड़े के ढेर में डालनी पड़ी। ये थी पहले कमीशन, ओबीसी कमीशन, काका कालेलकर के अध्यक्षता में बने कमीशन की रिपोर्ट का सारांश। कालेलकर ने अपने अग्रेषण पत्र में साफ किया कि उन्होंने रिपोर्ट पर मजबूरी में हस्ताक्षर किए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने वर्ग जाति के हित की रक्षा के लिए मुस्लिमों, ईसाइयों व अन्य धार्मिक समुदायों का भी सहारा लिया। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा, उसका कुछ सारांश सबूत के साथ आपके सामने पेश है। बहरहाल मेरी आंखें जाति आधारित लाभ देने को लेकर खुल गई जब मैंने पाया ऐसा करने से राष्ट्र के मुस्लिम ईसाई वर्ग पर इसका बहुत खराब असर पड़ेगा। ये थी उसकी सोच, जो पहले कमीशन का अध्यक्ष रहा है। इससे मुझे काफी धक्का लगा। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, निष्कर्ष देखिए, हमने जो उपचार सुझाए हैं वह उस बुराई से भी बदतर हैं जिस पर हमें काबू पाना था। आगे पढ़िए। काका कालेलकर कथित उच्च जातियों के हितों के लिए सिर्फ दूसरे धर्मों का ही सहारा नहीं लिया, बल्कि ये बताने की भी कवायद की कि भारत में तमाम समुदायों, जातियों को इसलिए शिक्षा नहीं दी गई कि उन्हें शिक्षा की जरूरत नहीं थी, वे खुद पढ़ना नहीं चाहते थे। ये लिखा है कालेलकर ने अपनी रिपोर्ट में। अगर ऐसे समुदायों की शिक्षा में उपेक्षा की गई तो वह इसलिए कि उनके लिए इसका कोई इस्तेमाल नहीं था।
अब उन्होंने अपनी गलती जान ली है, यह उन पर निर्भर है, उस दिशा में जरूरी कवायद करें। निश्चित रूप से मैं सरकारी सेवाओं में किसी समुदाय के आरक्षण के खिलाफ हूँ। उसकी सामान्य वजह है कि सरकारी सेवा सेवकों के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज की सेवा करने के लिए है। ये विचार कमीशन के अध्यक्ष के थे। तो जिन ओबीसी के लोगों को जिनको वामन मेश्राम ने कायर कोम कहा है, डरपो कोम कहा है, दब्बू कोम कहा है, अज्ञानी कोम कहा है, उसके लिए ये सारांश रिपोर्ट का काफ़ी है अगर वो इसको पढ़ते हैं, जानते हैं। काका कालेलकर महोदय की सरकारी सेवा संपूर्ण समाज के लिए दिखती थी, हालांकि वे उस सेवा में समाज की बहुसंख्यक पिछड़ी आबादी को नहीं आने देना चाहते थे कि ये समाज सेवा यानी मलाई खाने की सेवा केवल उच्च जाति के लोग ही करें, अन्य जातियों के लोग इसमें शामिल नहीं हो। उसी के कंटिन्यू अर्जुन सिंह मंडल 2 लागू करने के लिए कोशिशों में लगे हुए थे, वहीं आरक्षण विरोधी भी उसी रफ्तार में सक्रिय थे। ये 2008 में पहली बार महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया, यानी कि इस कम्युनिटी के लोगों को भी एडमिशन दिया जाएगा। आज़ादी के संविधान लागू होने के 70 सालों के बाद अर्जुन सिंह ने इस दिशा में कदम उठाया। वे लगातार समाचार पत्रों, लेखों, बयानों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने की कवायद और आरक्षण के विरोध में जुटे हुए थे। 12 अप्रैल 2006 को बीबीसी संवाददाता सीमा चिश्ती से बातचीत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पुष्पेश पंत कहते हैं, साथियों कई बार आपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी किताब को पढ़ा होगा, जरा इसकी सोच और घटियापन पर भी हम नजर डाल लेते हैं। प्रोफेसर पुष्पेश पंत जवाहरलाल नेहरू क्रांतिकारी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं। उनका मानना है जिन पिछड़ी जातियों ने अब तक शिक्षा को नकारा है, उन्हें अब विशेष अधिकार क्यों दिए जाएं, यानी कि हमें पढ़ने नहीं दिया गया, ये झूठ है। ये कह रहे हैं कि हम पढ़ना नहीं चाहते थे, ये सच है। पंत ने कहा, आप हरियाणा और पंजाब का इलाका देख लें, वह सिख हो या जाट, चौड़े से ये कहता है कि पढ़े ब्राह्मण का लड़का, मेरे लड़के को पढ़ने की क्या जरूरत है। पुष्पेश पंत जी ब्राह्मण प्रोफेसर, 10 भैंसें बंधी हैं, 50 लीटर दूध बिकता है, इतने बीघे की खेती है, खाता पीता संपन्न परिवार है। उन्होंने कहा, आज जो सामान्य आरक्षण आकर्षक आरक्षण के लिए दिख रहा है, वह इस कारण नहीं है कि लोगों के मन में शिक्षा के लिए एकाएक कोई प्रेम उपजा है। कारण यह है कि शिक्षा का आरक्षण गारंटी है सरकारी नौकरी के आरक्षण की। यानी कि बिल्कुल ही एकदम विपरीत जो ओबीसी के लोग हैं उनको एक सिरे से खारिज करके वो ऐसा कह रहे हैं। दिलचस्प है कि जाट व सिखों द्वारा चौड़े से कहने वाला जो उत्तर क्रांतिकारी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी प्रोफेसर पुष्पेश पंत ने दिया था, ठीक वही तर्क स्वजातीय उसी की जाति के और पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर ब्राह्मण ने 50 साल पहले सौंपी अपनी रिपोर्ट में दिया था। काका कालेलकर ने तो उस समय मान लिया था कि पिछड़े वर्ग को अब सद्बुद्धि आ गई है और वे पढ़ना चाहते हैं, तो उनके जाति वाले चंदा जुटाकर अपने स्कूल खोलें और उनको पढ़ाएं। लेकिन पुष्पेश पंत महोदय ने 50 साल बाद भी ये कहा कि अभी भी पंजाब हरियाणा के जाट और सिख चौड़े से कहते हैं कि पढ़ना लिखना उनके लिए जरूरी नहीं है। इस तरह से देखें तो इनकी धूर्तता असीम और अपरंपार है। कालेलकर ने कहा सद्बुद्धि आ गई और अब पढ़ना चाहते हैं, वहीं 50 साल बाद पुष्पेश पंत ने कहा अभी भी जाट सिख पढ़ना नहीं चाहते हैं। 21 अगस्त 2007 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी। तीनों कैटेगरी के लिए 2008 जो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए। विधेयक के तहत आईआईटी, आईआईएम जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, सरकार की मदद से चलाए जाने वाले शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। 25 अगस्त 2007 को अर्जुन सिंह ने लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया। ये साथियों पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने का फैसला किया गया। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट से भी इसको पारित किया गया और ये लाभांश अब हमारे पास पहुंचा, जो अभी भी पूरी तरह से नहीं पहुंचा है। और यहाँ वीपी सिंह के शब्दों को मैं दोहराना चाहूँगा, जिनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा ओबीसी के आरक्षण का लाभांश प्राप्त करने की वजह से कि उन्होंने सामाजिक न्याय में मेरे जैसे लोगों को भी जोड़ा। गरीब का आंसू कुछ समय तक तो आंसू रहता है, लेकिन वही आंसू फिर तेजाब बन जाता है, जो इतिहास के पन्नों को चीर करके धरती पर अपना व्यक्तित्व बनाता है। यह समझ लीजिए कि गरीब की आंख में जब तक आंसू है, लेकिन अब आंसू सूख जाते हैं,
तो उसकी आंखें अंगार हो जाती हैं। और इतिहास ने ये बताया है कि जब गरीबों की आंखें अंगार होती हैं तो सोने के भी महल पिघल करके पनालों में बह जाते हैं। ये विचार थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद 15 अगस्त 1990 को दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से एक एक शब्द और एक एक जो वाक्य है उसको ध्यान से हम पढ़ेंगे। इसमें गरीब, आंसू, तेजाब, गरीब की आंखें, आंसू के सूख जाने पर अंगार और सोने के महल को भी पिघला देती हैं। ये बड़ी ही जो एक मार्मिक बात वीपी सिंह के द्वारा कही गई है। सामाजिक न्याय के पैरोकारों में आधुनिक भारत में जो 21वीं शताब्दी में नाम आता है उनमें वीपी सिंह का नाम भी सबसे आगे है। साथियों, इसके अलावा पुस्तक की इस भूमिका में राजस्थान के गुर्जर आंदोलन के बारे में बताया गया है और इस दौरान जो सामाजिक न्याय के पुरोधा और बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं शरद यादव, जिनको के इस विचार को भी हमें पढ़ना होगा, जो साफ साफ करें सरकार द्वारा समाज समझौते जाते रहे लेकिन किसी न किसी रूप में आंदोलन जारी, आंदोलन की हिंसा की वजह 72 लोगों की जान जा चुकी थी। गुजरात आंदोलन की बात कर रहे हैं। हमें कैसे मिला, जैसे ईडब्ल्यूएस को बिना कुछ किए घर बैठे बैठे मलाई मिल गई, संख्या 3.5%, आरक्षण मिल गया 10%, और क्या चाहिए। इसको कहते अंधे के हाथ बटेर लगना, छचुंदर के सिर में चमेली का तेल होना और बिना वजह बिना किसी कारण के व्यवस्था पर हक होने की वजह से सत्ता का लाभ लेना। साफ साफ लिखा शरद यादव ने, हमें ब्राह्मणवादियों द्वारा दी गई जाति को दफन करना होगा, खुद को वर्ग के रूप में खड़ा करना होगा, तभी बीपी मंडल और मंडल आयोग के उद्देश्य का उद्देश्य पूरा होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग ब्राह्मणवादी जातिवाद में धंसता जा रहा है। ये बड़ी समस्या है ओबीसी के लिए कि वो खुद ही उस ब्राह्मणवाद का शिकार होता गया, अपने आप को ही ब्राह्मणवाद में उसने शामिल कर लिया, जिसकी वजह से एक एक हिरण को काटा जा रहा है। बकरी की माँ कब तक खैर मनाई जाएगी, अंत सबका होगा, पर जब तक पता चलेगा तब तक शायद कुछ करने के लिए बचे नहीं। अपनी अपनी जातियों की दुकान खोलकर बैठ गया है। इसका परिणाम है कि आज ब्राह्मणवादियों ने हर जाति में से एक एक नमूना पकड़कर बैठा दिया है और सत्ता हथिया ली, सिंबल दिखाने के लिए। द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल्स के लिए वहां पर राष्ट्रपति पहले जो बना कर रखा गया, रामनाथ कोविंद एससी के रूप में, धनखड़ जाट ओबीसी के रूप में, ये शरद यादव का साफ साफ संकेत है। 8 जुलाई 2017 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के ऑडिटोरियम में ये उन्होंने साफ साफ कहा है। साथियों, पुस्तक के अध्यायों पर हम बात करते हैं। पहला अध्याय जो है पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बातचीत करता है और इस आयोग की रिपोर्ट 30 मार्च 1955 को दी गई। ये संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में बनाया गया था। 182 सवालों की प्रश्नावली बनाई गई और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं थी उनसे बातचीत की गई। इस देश भर की 2399 पिछड़ी जातियों समुदायों की सूची भी तैयार की गई, लेकिन कोई इसका विशेष फायदा नहीं हुआ। दूसरा अध्याय कुछ राज्यों में अन्य पिछड़ वर्गों की स्थिति के बारे में अभिव्यक्त करता है कि कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से लोग और समुदायों को इसमें शामिल किया गया है। तीसरा अध्याय वर्गीकरण और डाटा बेस को अभिव्यक्त करता है, जो अपने आप में एक वैज्ञानिक तरीका है जिसको साफ रूप से बताया गया है, स्पष्ट रूप से बताया गया है प्रश्नावली सूची के माध्यम से, अनुसूची के माध्यम से। चौथा अध्याय सामाजिक पिछड़ेपन व जाति की व्यवस्था को अभिव्यक्त करता है। साफ साफ कहा गया है, उसके मुंह से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, दोनों भुजाओं से राजन्य क्षत्रिय की, उदर से वैश्य की, पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद का 10वें सूक्त का 90वां मंडल। अंग्रेज पादरी व वैदिक श्लोक कमोबेश एक ही चीजें कह रहे हैं। इस विचार से देवी रूप से विशेषाधिकार दिया गया जिससे समाज का संचालन होता। अन्य देशों में जहां सत्तासीन वर्ग द्वारा इसे प्रचारित किया गया, वहीं भारत एकमात्र देश है जहां इस अवधारणा को जातीय ढांचे में पिरो दिया गया। ये भी हमें ध्यान रखना है। जाति व्यवस्था की असल जीत ब्राह्मण की सर्वोच्चता में नहीं है, बल्कि इसमें है कि निम्न जातियों का इस तरह से अनुकूलन कर दिया गया है कि वे अपने को निम्न जाति का होना अपने रीति रिवाज में एक स्वाभाविक क्रम की तरह स्वीकार करते हैं। भारत में जाति व्यवस्था 3000 साल से ज्यादा समय से चल रही है और हाल फिलहाल में इसके ध्वस्त होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। कोई भी सामाजिक व्यवस्था इतने लंबे समय से बहुसंख्यक आबादी के प्रति असमानता, भेदभाव करके जीवित नहीं रह सकती है। जो पूरी तरह से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हो, इसे इस तरह से व्याख्यात किया जा सकता है कि इस जटिल व्यवस्था को इस तरह से ढाला गया है कि
मिथकों व परंपराओं में ब्राह्मणवाद सफलतापूर्वक जाति व्यवस्था को चला रहा है। ये पूरी तरह से नैतिक अधिकार के साथ चल रहा है, जिसे अनेक बार सामाजिक सुधारों के माध्यम से चुनौती मिल चुकी है। किस तरह से धर्म और मिथक का इस्तेमाल व जादुई लहर बनाने में किया गया है, उसे हम कुछ जाने माने उदाहरणों से समझ सकते हैं। ये साथियों सबसे मुख्य जो समस्या है वह यही है कि जाति व्यवस्था की देवी उत्पत्ति की धारणा पवित्र हिंदू वेदों में दी गई है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, ऋग्वेद में आदि पुरुष के शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। साथ ही इसकी उत्पत्ति की अवधारणा की व्याख्या भी की गई है। मेरे द्वारा 4 वर्णानुक्रम गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मेरे द्वारा 4 वर्णानुक्रम बनाए गए जो गुण व कर्मों के आधार पर हैं। सभी धर्मशास्त्र जाति को हल्के में लेते हैं। सभी पुराणों में जाति की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है और इसे समाज के स्थायी क्रम के आधार पर देखा गया है। ये जो मुख्य कारण है बना हुआ है। सामाजिक जो जाति का सामाजिक गति विज्ञान है उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। जो यहाँ कहा गया है, वयस्क मताधिकार ने जाति व्यवस्था को बेनकाब करने के लिए बड़ी फौज खड़ी कर दी है, लेकिन स्वभाव के मुताबिक यहाँ भी एक मक्कार इंस्टीट्यूशन है जो हिंदू अवतारों के उदाहरण दे रहा है। वह मूल प्राण में बदलाव के बगैर नए नए रूपों में सामने आ रहा है। वास्तव में देखें तो कुछ विश्लेषकों को लगता है कि लोकतांत्रिक राजनीति और व्यापक पैमाने पर लामबंदी का तर्क जाति को केंद्र बिंदु में ले आया, जहां जातीय ढांचा प्रमुख सांगठनिक ढांचों में से एक ढांचा मुहैया कराती है, जिसके साथ बड़ी आबादी जीवन बिताती है। राजनीति निश्चित रूप से ऐसे ढांचे को संगठित करती है। अपने संगठन के साथ जाति व्यवस्था को जोड़ने के लिए राजनीति अपनी डिजाइन के मुताबिक मापक तैयार करती है। उनकी गतिविधियों के मुताबिक राजनीति करने के लिए जाति व बांधव समूह को भी अपनी पहचान बताने का मौका मिलता है, उनके लिए जगह बनती है। उपरोक्त दोनों एक दूसरे से जुड़े कारक असल में कारगर हैं, शक्ति के लिए नए दावेदार हैं। ये भी साफ साफ रूप से हमें स्पष्ट होता है। इसी के साथ जो 6वां अध्याय है वह सामाजिक न्याय, योग्यता और विशेषाधिकार की बात करता है। 7वें अध्याय में जो साफ तरह से बताया गया है कि यहाँ हम अगर थोड़ी सी बात करें मेरिट के सिलसिले का, उसको क्या बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। उदाहरण के द्वारा दिया गया है, थोड़ा सा इसमें अभिव्यक्त किया गया है जो आप देख सकते हैं और उदाहरण के माध्यम से विशेष समझ सकते। 7वां जो है वो सामाजिक न्याय, संविधान और कानून के बारे में बात करने वाला अध्याय है। ब्रीफ में बताने की आवश्यकता नहीं है। 8वां अध्याय कल्याणकारी कार्यों में उत्तर व दक्षिण राज्यों की जो तुलना है उस तुलना को अभिव्यक्त करता है। 9वें अध्याय में केंद्र राज्यों की ओर से साक्ष्य बताए गए हैं। 10वें अध्याय में जनता से साक्ष्य जुटाए गए हैं। सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण को 11वें अध्याय में प्रेजेंट किया गया है। ओबीसी की पहचान 12वें अध्याय में, सिफारिशें 13वें अध्याय में, सारांश 14वें अध्याय में दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने ये आता है अनुलग्नक विभिन्न राज्यों में ओबीसी आरक्षण की मौजूदा स्थिति। ये 2014 में दी गई जानकारी के अनुसार है। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण प्रावधान केंद्र सरकार की सेवाओं और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में किया है। राज्यों में ओबीसी आरक्षण की स्थिति यथावत है। आंध्र प्रदेश में 29%, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ ओबीसी आबादी नहीं है, इसलिए राज्य में ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। असम में 27%, बिहार में इसको 12, 18, 30 और ओबीसी महिला अलग से उसमें रखा गया है। छत्तीसगढ़ में 14%, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 27, गोवा में 27 और गुजरात में 27, हरियाणा में 27, हिमाचल में 12, जम्मू कश्मीर में अलग अलग स्वरूप में है, झारखंड में 14, कर्नाटक में 32, मध्य प्रदेश में 14, महाराष्ट्र में 19, मणिपुर में 17, मेघालय में ओबीसी चिन्हित नहीं है, मिजोरम में ओबीसी नहीं है, नागालैंड में ओबीसी नहीं है, उड़ीसा में 27, पंजाब में 12 और 5%, राजस्थान में 21, सिक्किम में 21। ये अलग अलग स्वरूप में दिया गया। तमिलनाडु में 26.5 अलग अलग रूप से, त्रिपुरा में ओबीसी नहीं है, उत्तर प्रदेश में 27, उत्तराखंड में 14, पश्चिम बंगाल में 17, अंडमान निकोबार में 38, चंडीगढ़ में 27, दमनदीप में 27, दादरा नगर हवेली में 5, लक्षद्वीप में आबादी नहीं है, पुदुचेरी में अलग अलग 20, 13, 1 और 34% ये दिया गया है। केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में जातियों की संख्या अगर देखें अलग अलग राज्यों से, अंडमान निकोबार 5, आंध्र प्रदेश 112, असम में 28, बिहार 136, चंडीगढ़ 60, छत्तीसगढ़ 67, दमनदीप 44, दादरा नगर हवेली 10, दिल्ली में 57, गोवा में 20, गुजरात में 104, हरियाणा में 74, हिमाचल प्रदेश में 56, जम्मू कश्मीर में 23, झारखंड में 134, कर्नाटक में 199, केरल में 83, मध्य प्रदेश में 68, महाराष्ट्र में 261, मणिपुर में 4, उड़ीसा में 200, पुदुचेरी में 59, पंजाब में 68, राजस्थान में 68, सिक्किम 10, तमिलनाडु 181, त्रिपुरा 42, उत्तर प्रदेश
76, उत्तराखंड में 78, पश्चिम बंगाल में 99, तेलंगाना में 87 और कुल 2513 जो वर्तमान डाटा के हिसाब से 3500 के पास पहुंच गई हैं। तो ये था साथियों वीपी मंडल कमीशन और मंडल कमीशन, जिसे राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पहल के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। और ये आज के व्याख्यान का सारांश है कि ओबीसी जाति की वस्तुस्थिति और जो दुर्दशा है वो क्यों है, या जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की समस्या और समाधान के प्रतिवेदन को रिपोर्ट विस्तार से आप किताब को पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन भी इसको आप मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। ये किताब लेफ्ट वर्ड पब्लिकेशन की बुक है, 2020 में से लिखा गया है, जो प्रत्येक ओबीसी युवा के लिए एक अनंत प्रेरणा प्रदान करती है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ सामाजिक न्याय की श्रृंखला को आप और आगे लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।